तो स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा 3 मई को। साइंस का कंपार्टमेंटल एग्जाम आपका होने वाला है। तो आज मैं इसके लिए 100 VBI क्वेश्चन लाया हूँ। 100 VBI ऑब्जेक्टिव जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा 100% यही क्वेश्चन आके देखने को मिलेंगे। देखिए, जो हिंदी का क्वेश्चन हुआ था वो पूरा का पूरा लड़ गया था। 2 तारीख को जो हिंदी का क्वेश्चन हुआ था वो 100 में 100 नंबर लड़ गया था, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे अगर देख के गए होंगे एकदम बोर्ड एग्जाम में फोड़ दिए होंगे। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे होंगे हमारा हिंदी का तो जाके आप मिला लीजिएगा, देखिएगा 100 में 100 नंबर लड़ा है। ऐसे ही देखिए, साइंस का भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ 100 गो VBI, जिसका ये पार्ट 1 करा दिया हूँ। पार्ट 1 करा दिया हूँ जिसमें मतलब कमेंट भर भर के आ रहा है कि सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, मस्त पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाते हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा। बिना देर के बिना स्किप के इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा से देखिए। और अपना 3 तारीख को अगर आपका साइंस का एग्ज़ाम होगा तो आप जाइए एग्ज़ाम में, देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लड़ेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए प्यारे बच्चों, बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में पार्ट 1 में जैसे पार्ट 1 जो होता है, पार्ट 1 में हम इसका 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराए हैं, 30 गो ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और बाकी जो 70 गो ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बचा है जो इस पार्ट में हम पार्ट 2 में करा देंगे। तो आप उसमें घबराइएगा मत। अगर पार्ट 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके देख लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, अब बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। श्वेत, पीला, हरा या फिर काला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हर कोई जानता है कि श्वेत होता है। कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड श्वेत होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, श्वेत। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि जस्ता तथा तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा पदार्थ बनता है। जस्ता तथा तन्नु हाइड्रोक्लोरिक का अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा पदार्थ बनता है। CO2, N2, H2 या फिर SO2। तो कौन सा पदार्थ बनता है पूछा गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसका नाम है H2, मतलब हाइड्रोजन। क्या होता है, H2। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। दहन दहन का मतलब क्या होता है, चीज़ों का जलना दहन अभिक्रिया कहलाता है। जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताए अभी, दहन मतलब चीज़ों का जलना, मतलब कोई भी चीज़ जल सकता है। जैसे पेट्रोल का जलना, पेट्रोल भी जलता है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दहन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो व्हाट्सअप में दिए गए लिंक पर जाके ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप लिंक में ज्वाइन हो जाइए, मैं इसका PDF नोट्स वहीं पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एकदम 100 में 100 नंबर लड़ेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, 100 में 100% लड़ जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अपना क्लास कीजिए अच्छा से, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। देखिए, मैं एक लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चीज़ लाया हूँ, तो आप एंड तक ज़रूर से देखिएगा और लास्ट में देखिएगा, आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगला प्रश्न है, साग सब्जियां को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियां को क्या करता है, विघटित कर देना और कंपोस्ट बना देना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। उसमें सोचिए, उसमें छेपी, उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन। तो कौन सा साग सब्जियों को विघटित करके क्या बना देना, कंपोस्ट बना देना, उसमें छेपी अभिक्रिया कहलाता है। उसमें छेपी, ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है O2, NO2, NO2 प्लस N2, NO2 प्लस O2। कौन सा पदार्थ क्या होता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो क्या होता है, NO2 प्लस O2। क्या होता है प्यारे बच्चों, NO2, O2 यही प्राप्त होता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है, मतलब 4 को समीकरण दिया है, कौन सही। तो देखिए, पहला नंबर ही आपका समीकरण सही है। NO2 CO3
5H2O। यही क्या है, पहला नंबर, मतलब ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। लिटमस विलियन को बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलियन को बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बनता होता है? कवक, लिचिक, जमनो जमनोस्पार्क और एक है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो पदार्थ बना होता है लिटमस विलियन पत्र बैगनी रंजक का होता है, ये किस पदार्थ का? ये जो बना होता है नामक पदार्थ का बना होता है। नामक पदार्थ, ठीक है ना। नामक पदार्थ, देखिए नामक पदार्थ तो इसमें दिया नहीं है, कहीं अगर उसका दूसरा नाम होगा तो इसमें से हो सकता है। मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा, मतलब अगर दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। डी नंबर आंसर होना चाहिए। अगर पर जैसे कि किसी का दो दो नाम होता है ना, तो अगर दूसरा नाम भी होगा तो आप आंसर देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें हमको डाउट है। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन से निम्नलिखित में कौन से सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है? मतलब सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल्दी को, मेथे मेथिल अम्ल को, या फिर फिना फिनालेथिक अम्ल को, या यहाँ पे देखिए इनमें से सभी डालिएगा, ठीक है ना। मूली को नहीं, इनमें से सभी, इनमें से सभी सूचक की तरह नहीं इस्तेमाल किया जाता है। नहीं नहीं, सूचक की तरह मूली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और किसका? मूली, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है। वैनिला, प्याज, शकरंद या फिर लौंग का तेल। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? मतलब जो, मतलब गंदा ना हम महकता हो, तो कौन सा हो जाएगा? लौंग का तेल। क्या हो जाएगा? लौंग का तेल क्या होता है? बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा द्विक्षारिक अम्ल है? HCl, H3PO4, एन HNO3, H2SO4। कौन सा द्विक्षारिक अम्ल है? द्विक्षारिक पूछा है, तो द्विक्षारिक अम्ल कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारिक अम्ल हो जाएगा? HNO3 क्या हो जाएगा? NHO3। ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है। पोटास एल्म होते हैं। पोटास एल्म क्या होता है? पोटास एल्म क्या होता है? एक साधारण नमक, एक मिश्रित लवण, या फिर एक अम्लीय लवण, या फिर एक दिक लवण। पोटास पूछा है, तो पोटास कैसे लवण होते हैं? तो पोटास याद रखिएगा कैसे होते हैं? एक अम्लीय लवण होता है। कैसे होते हैं? अम्लीय लवण। ऑप्शन सी आपका 100% करेक्ट है ना। अगला प्रश्न है। अम्ल अम्ल एक धातु है। अम्ल एक धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कौन सा धातु? जैसे अम्ल एक क्या धातु है, और इसमें कौन सा धातु विद्यमान रहता है? हमेशा मतलब रहता है, एक्टिव रहता है। कॉपर, सिल्वर, पारा या फिर सोना। तो अलगम पूछा है, तो अलगम एक मिश्र धातु है, ठीक है ना। मिश्र धातु, और इसमें कौन से धातु हमेशा रहता है? तो सिल्वर रहता है। क्या रहता है? सिल्वर। भी याद रखिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सिल्वर हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? संयोग नहीं करता है। तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। पोटेशियम क्या होता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला प्रश्न है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? CU। क्या होता है? CU या फिर AgAl या फिर Fa। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सर्वोत्तम सुचालक पूछा है, तो क्या हो जाएगा? Al, मतलब एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। बक्साइड निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क? बक्साइड बक्साइड का पूछा। बक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा धातु का मुख्य अयस्क है ना? तो लोहा का, कैल्शियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का। बक्साइड बक्साइड पूछा है, तो बक्साइड किसका मुख्य अयस्क होता है? कैल्शियम का होता है। किसका होता है? कैल्शियम। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? उपधातु, धातु मतलब Fe हो गया। Fe का मतलब क्या होता है? धातु होता है। और उपधातु पूछा जाता है, Na होगा। क्या हो जाएगा? Na, ठीक है ना। ऑप्शन सी याद रखिएगा, धातु Na होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध सोना
को व्यक्त किया जाता है? शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। कितना में? 24 कैरेट में। मतलब ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध सोना को किसमें? 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल है। पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। पीतल क्या है प्यारे बच्चों? तो पीतल क्या होता है? एक अधातु होता है। क्या होता है? पीतल एक अधातु होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, पीतल एक अधातु होता है। अगला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H2 है। इनमें से 6 संयोजक अबंध है, इनमें 7 संयोजक अबंध है, 8 संयोजक अबंध है, या फिर 9 संयोजन अबंध है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें कितने कितने अबंध है? कितने अबंध पूछा है, ठीक है ना। तो इसमें कितना अबंध, एज मतलब कितना दिखा रहा है? 6 को दिखा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 6 अबंध है। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नहीं आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर्कार्बन जिसका प्रकारात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड अम्ल, कीटोन या फिर अल्कोहल। कौन सा चतुर्कार्बन जिसका पर्याकात्मक समूह है? कौन हो जाएगा आंसर आपका? तो 50 का क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन। ऑप्शन सी याद रखिएगा, कीटोन। अगला प्रश्न को देखते हैं, खाना बनाते समय यदि बर्तन की ताली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? भोजन पूरी तरह जल पका है, भोजन पूरी तरह नहीं पका है, इधर पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आंध्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। मतलब क्या होता है? जब खाना बना रहे हैं तो उसके बाहरी का मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा मतलब जल जा रहा है, तो इसका मतलब पूछा है। तो देखिए, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है तभी तो मैंने उसको आँच लग रहा है, मतलब उसको धाह लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो काला हो ही जाएगा। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। अगला प्रश्न है, सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है तो क्या हो जाता है? सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन क्या होता है? मीथेन। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है? आयनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या फिर हैलोजन अम्लराज। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन बी आपका 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है, कितना होती है? वायुमंडल में CO2 गैस कितना होता है? तो ये याद रखिएगा, वायुमंडल में CO2 जो गैस होता है 0.01 0.01 होता है परसेंट, ठीक है ना। 0.01, यहाँ पे 0.01% मतलब ऑप्शन ए याद रखिएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त। आवर्त के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? आवर्त के ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है? वर्ग, आवर्त, अपरूप या फिर इनमें से कोई नहीं। आवर्त के ऊर्ध्व स्तंभ मतलब ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व स्तंभ को क्या अपरूप कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अपरूप कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय धातु या फिर मिश्र धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के बारे में पूछा गया, तो कौन से सदस्य होते हैं? तो क्षारीय सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, आवर्त। आवर्त सारणी में समूहों का तत्व होता है। आवर्त सारणी में समूह का तत्व कैसा होता है? H, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर Cl, क्लोरीन, ठीक है ना। क्या होता है? आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व होता है। शून्य मतलब किसका तत्व शून्य होता है, तो क्या हो जाएगा? CO2। क्या हो जाएगा? CO2। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीथेन में कितने ससंयोजक बंधन होते हैं? 2 गो, 4 गो, 6 या फिर 8। तो मीथेन में पूछा है, तो मीथेन में कितने अबंध होते हैं? तो आपको मालूम है 8 गो। कितना होता है? 8 गो। मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 8 गो सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण का आधार है
परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण आधार, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 का क्या हो जाएगा, परमाणु घनत्व। क्या हो जाएगा, 59 का क्या हो जाएगा, परमाणु घनत्व। परमाणु घनत्व याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, अमोनिया अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के फलस्वरूप परमाणुओं की संख्या होती है 2:1, 1:2, 1:3, 3:1। तो क्या होती है प्यारे बच्चों, देखिए अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात, परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछा है तो 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1, मतलब ऑप्शन है, याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, तो फूल में होती है। किस में होती है प्यारे बच्चों, फूल में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्यतः मात्रा होती है, सामान्यतः मात्रा कितना होता है, 100 mg, 20 mg, 30 mg या फिर 40 mg, कितना होता है प्यारे बच्चों। 62 नंबर का सही आंसर बताइए। 62 नंबर का, मानव शरीर में रक्त यूरिया का सामान्यतः मात्रा कितना mg होता है, तो कितना होता है, 100 mg। कितना होता है, 100 mg। ऑप्शन ए याद रखिएगा, 100 mg। अगला प्रश्न को देखते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा निष्कासित होती है, कितने प्रतिशत, मतलब श्वसन की क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ऊर्जा निष्कासित हो जाती है, 20%, 40%, 60% या फिर 80%। कितने प्रतिशत ऊर्जा ऊर्जा क्या होती है, निष्कासित होती है, तो 20%। कितना, 20%। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ठीक है ना, 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, किससे संबंधित है। 64 का क्या हो जाएगा, 64 का राइट आंसर बताइए, उत्सर्जन से। किससे, वृक्क एवं तंत्र का भाग किससे संबंधित है, उत्सर्जन। ऑप्शन सी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, पौधे में वायवीय भागों में जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है परागकण, निषेचन, मिश्रण या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन ही कहलाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्सर्जनशीलता। जिसके द्वारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में उत्सर्जन का उत्पादन होता है, उत्सर्जन का उत्पादन उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। ऑप्शन सी याद रखिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। कौन सी क्रिया जीवों के लिए क्या है, सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्ण रक्त में या फिर श्वेत रक्त कण में। मैग्नीशियम पूछा है, तो मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहाँ पे, क्लोरोफिल में, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म या फिर 5 वेश्म। मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं, चेम्बर, मतलब 4 गो। कितना होता है, 4 चेम्बर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव नहीं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर प्रकाश की। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो किसकी, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, प्रोटीन। ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमेशा प्रोटीन की प्राप्ति होती रहती है, ठीक है ना, तो प्रोटीन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य या फिर इनमें से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली पूछा है, तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य। क्या हो जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्न में कौन सी क्रिया होती है, अपघटन, फिर प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। दही, दूध से दही जमने की क्रिया में कौन सा, तो किण्वन होता है। क्या होता है, किण्वन, मतलब उसको क्या कहता है,
उसमें कीड़े उड़े चल देते हैं, लैक्टोवायरस नामक कीटाणु जो कीड़वन होता है, कीटाणु होते हैं, वो उसमें चलते रहते हैं, तो क्या दही अच्छा से जम जाता है। फिर अगला प्रश्न है, जीवन की उपचाई क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। जीवन के उपचाई क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित कौन आवश्यक है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, फूटे फटे ऊतकों की मरम्मत, या फिर इनमें से सभी। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। 73 का राइट आंसर बताइए तो। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूटे फाटक ऊतकों की मरम्मत। क्या हो जाएगा, फूटे फाटक ऊतकों की मरम्मत क्या होता है, निम्नलिखित में से बहुत ही आवश्यक होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 74 नंबर है, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ, थैलिसिस है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। मानव में डायलिसिस थैली पूछा है, तो डायलिसिस थैली क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है ना, नेफ्रॉन। कितने लोग न्यूरॉन बताते हैं, नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, मतलब नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसनांग होता है क्रिया, फेफड़ा, गिल्स, मतलब किसके द्वारा, नाक। किसके द्वारा सांस लेती है, मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है, इसमें से बताइए। तो मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है, तो क्या हो जाएगा, गिल्स, मतलब गलफड़ के द्वारा, ठीक है ना, गलफड़ के द्वारा क्या होती है, मछलियाँ सांस लेती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन स्त्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथ से, बाह्य स्रावी ग्रंथ, नलिका ग्रंथ से, या फिर इनमें से कोई नहीं। हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है, हार्मोन पूछा है, तो हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा कैसे पनपता है, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, पोटास की कमी से। देखिए घेंगा जो होता है ना, गला में हो जाता है, या फिर ग्वाइटर उसको बोलते हैं, तो ये आयोडीन, मतलब आयोडीन का मतलब क्या होता है, नमक अगर कम खाइएगा तो क्या हो जाएगा, आपको घेंगा की बीमारी हो जाएगी, मतलब ग्वाइटर अथवा घेंगा की बीमारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का स्रावन होता है थायराइड द्वारा, यकृत द्वारा, वृक्क द्वारा, या फिर वृषण द्वारा। थायरॉक्सिन का स्रावन मतलब कहाँ से वो निकलता है, थायराइड, तो कहाँ से निकलता है, वृषण के द्वारा। कहाँ से, वृषण के द्वारा। ऑप्शन डी याद रखिएगा, वृषण के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है, क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको अभी इसका आंसर बताए हैं, जस्ट इसको रिपीट किया गया है, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, भोजन का पचना, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया प्यारे बच्चों, उपचयन, संयोजन, अपचयन, या फिर विस्थापन। भोजन का पचना पूछा है, तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, उपचयन, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला द्वारा उत्पाद उपयोग किया जाता है, एब्सिस अम्ल, जिब्रेलिन अम्ल, इथालिन अम्ल, या फिर ऑक्सिन अम्ल। कौन सा अम्ल नियंत्रित फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है, कौन से फल को, तो 81 का क्या हो जाएगा, 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सियन। ऑक्सियन क्या होता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह संचालन वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। उद्दीपन की पहचान कराने वाली संरचना का बताएं, ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायी, बेचैनी। क्या होता है, ऑप्शन 82 का सही उत्तर क्या होगा, 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रभावक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रभावक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक स्रावी, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दो प्रकार की होती है, अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड, या फिर पिट्यूटरी पिट्यूटरी। निम्नलिखित में कौन से अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी क्या क्या होता है, थायराइड होती है। क्या होती है, थायराइड। ऑप्शन बी याद रखिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कहाँ पे होता है, पतियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पूछा है, तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पतियों के द्वारा।
पत्तियों के द्वारा होता है कि फूलों के द्वारा? देखिए, ए नहीं तो बी होगा, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा आप कौन सा आपको सही लगता है। ए नहीं तो बी होगा, ज़्यादातर बी का भी चांस है, ठीक है। लैंगिक जनन बी में भी हो सकता है। फिर है अगला, मानव मादा में जनन अंग का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिम्ब वाहिनी। क्या पूछा है? मानव मादा में मतलब स्त्री में कौन सा, जो ऐसा इनमें से कौन सा अंग जो नहीं होता है? तो शुक्रवाहिका होता है। ये किस में होता है? पुरुष में होता है, ठीक है ना, स्त्री में नहीं होता। अगला ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? किण्वन, बोनापन, मधुमेह या फिर इनमें से कोई नहीं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को, संलयन पूछा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसमें से आंसर दिया ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता या फिर मटर। एक लिंगी पूछा है, तो एक लिंगी क्या होता है? एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या होता है? गुड़हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़हल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन पाया जाता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में या फिर पैरामीशियम में। मतलब मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें पाया जाता है? मुकुलन द्वारा मतलब जो प्रजनन होता है वो अमीबा में होता है। कहाँ पे होता है? अमीबा। मतलब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, द ओरिजिन, द ओरिजिन स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने, ओप्रियन ने, लेमार्क ने या फिर इनमें से कोई नहीं। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस कौन लिखा है? डार्विन लिखे हैं। कौन से लिखे हैं? डार्विन। ऑप्शन ए आपका याद हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हम आपको ये बताए हैं, 26 जोड़े, 14 जोड़े, 23 जोड़े या फिर 18 जोड़े। तो आप ये हमको कमेंट कीजिएगा कि मनुष्य में कितने जोड़े क्या गुणसूत्र पाए जाते हैं। कमेंट करके बताइए, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कमेंट कीजिए फटाक से। और अगला बताइए, 90 का आंसर बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात, अवशोषी, समृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? कीट के पंख और चमगादड़ के पंख, तो क्या हो जाएगा? ये समृद्धि अंग होते हैं, ठीक है ना, समृद्धि अंग होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसी संरचनाएं को क्या कहते हैं? ऐसी संरचनाएं को क्या कहते हैं? समजात अंग, अशोषी, समृद्धि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी संरचनाएं को क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात अंग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, मतलब राइट, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था? बॉस्टन ने, वेंडन ने, मेंडल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीन शब्द का, आप लोग जब 10th में पढ़े होंगे बायोलॉजी का, तो उसमें जीन शब्द का कौन सा होता है? जीन शब्द को जो मतलब जिनका नाम दिया है नाम, वो मेंडल साहब होते हैं। क्या होंगे? मेंडल साहब। देखिए इसमें ऑप्शन बी दे दिया, थोड़ा सा ऑप्शन घबरा गया, मतलब मेंडल होंगे, ठीक है ना। मेंडल 100% सही है आपका। अगला प्रश्न को देखते हैं, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों का पुनः खोज संबंधित किया था? शर्मा, लेमार्क, डार्विन या फिर लिनियस। मतलब जो मेंडल साहब का नियम मतलब रुक गया था, उसके बाद कौन खोज के उसको पूरा कंप्लीट किया, मतलब पूरे तरीका से? तो कौन थे? लेमार्क थे। कौन थे? लेमार्क। मतलब उन्होंने क्या किया? मेंडल के नियम का पुनः खोज करके दिखाया था। मतलब ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पर आते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कर रहा है 95 नंबर, निम्न में कौन सा जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? डीडीटी, कागज, डीडीटी, कागज, फिर है वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्या हो जाएगा? जैविक अनिम्नीकरण पदार्थ हो जाएंगे। जैविक अनिम्नीकरण पदार्थ पूछा है, कौन सा हो जाएगा? वाहित मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाहित मल। ऑप्शन सी याद रखिएगा, वाहित मल आपका जैविक उत्पादक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में, एसोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में या फिर ट्रोपोस्फीयर में। ओजोन परत, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है?
ओजोन परत पूछा है, कहाँ पर पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर में। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली। घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। घास, मछली, मनुष्य। निम्न में से कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? निम्न में से कौन जलीय आहार श्रृंखला पूछा है? जलीय आहार श्रृंखला पूछा है तो घास, मछली और मनुष्य। घास, मछली, मनुष्य। क्या हो जाएगा? घास, मछली, जलीय कीट। नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। देखिए, घास को कौन खाता है? जलीय कीट। जलीय कीट को मछली, मछली को मनुष्य खा जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, मतलब क्या हो जाएगा? जलीय आहार श्रृंखला हो जाएंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 98 नंबर। निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे को, नीलहरित को, जंगली जानवर को या फिर फूल पत्ते को? उपभोक्ता की श्रेणी में। उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखेंगे? तो हरे पौधे को रखेंगे। किसको रखेंगे? हरे पौधे को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है। 99 नंबर। निम्न में कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे पत्ते, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर या फिर प्लास्टिक की बोतलें। कौन सी अपघटित होने वाला पदार्थ है? प्लास्टिक की बोतलें। कौन सा हो जाएगा? मतलब ऑप्शन इसमें से चारों में से कौन सा हो जाएगा? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला, मतलब जो अपघटित हो जाता है, जो गल जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन। पॉलीथीन तो नहीं घटेगा, रबर भी नहीं, प्लास्टिक की बोतल नहीं, तो सूखे घास पत्ते क्या हो जाते हैं? मतलब आसानी से गल जाते हैं, मतलब ये आपका करेक्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पाद, अपघटक, उपभोक्ता या फिर आहार श्रृंखला? तो हरे पौधे क्या कहलाता है? हरे पौधे प्यारे बच्चे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता की श्रेणी में कहलाते हैं। क्या होते हैं? उपभोक्ता। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चे, ये आपका 100 क्वेश्चन क्या हो गया? पूरा कंप्लीट हम लोग कर दिए, पूरा अच्छा से कर दिए हैं। देखिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा तो इसी में से, बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सा भी मत डराइएगा कि बाहर से क्वेश्चन आएगा। अगर आप इसको 100 क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं, देखिए 70 क्वेश्चन तो इस वीडियो में थे, और जो 30 क्वेश्चन जो था पार्ट 1, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। वहाँ पे हम लिखे हैं साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, मतलब 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1, तो उसका लिंक आप देख लीजिएगा। वो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 17 आप ये देख लिए और 30 को उसको देख लेंगे तो 100% है कि आपका 80 में 80। देखिए, 20 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल का हो जाएगा, ठीक है ना। और जो 80 नंबर का एग्जाम होगा तो 80 नंबर आप फोड़ दीजिएगा। इसमें से 40 को ऑब्जेक्टिव तो आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। 40 ऑब्जेक्टिव भी लगाना है, याद रखिएगा। 80 में कितना ऑब्जेक्टिव लगाना है? 40 को ही लगाना है, ठीक है ना। 40 को ऑब्जेक्टिव को लगाना है, जिसमें से हम 100 को क्वेश्चन दिए, उसमें से 40 को आसानी से लड़ जाएगा। हिंदी का हम बताए नहीं, हिंदी का आपका 70-80% क्वेश्चन लड़ गया था, ठीक है ना। 70 को से 80 को क्वेश्चन आसानी से लड़ गया था, जो हम कल परसों का बताएं, जाके आप मिला सकते हैं। हिंदी का 70-80 को क्वेश्चन, 100 को में 70-80 को क्वेश्चन लड़ गया है, बताइए। साइंस का ये 40 को क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, 40-50 को तो आराम से लौट जाएगा, ठीक है ना। तो आप आराम से बेफिक्र रहिए। अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एकदम है कि 80 में 80 नंबर आएगा, ठीक है ना। और 20 नंबर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में जितना नंबर मिला है, मतलब 18-19 मिला होगा, तो मानिए 98-99 नंबर के आसपास आपका आराम से रखा हुआ है, मतलब 95 प्लस आपका स्कोर रखा है। साइंस में 95 प्लस स्कोर रखा है। देखिए, जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उनके पास लिंक शेयर कीजिए, और जो भी आगे मतलब 4 तारीख 5 तारीख को जो भी सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूँगा, तो आप उसका भी आके मिला सकते हैं। और आंसर की देखने के लिए सबसे पहले आप इसी चैनल पर आ जाइएगा। देखिए, चैनल का क्या नाम है? रियल एजुकेशन क्लास 10th, तो देख लीजिए, ये लिंक है, ठीक है ना। अगर आपको पास ये पीडीएफ चला जाएगा तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा ना, तो हमारे चैनल पे आ जाइएगा, ठीक है। हमारे चैनल पे आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होता है इस चैनल पे। आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज की तैयारी कराई जाती है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्लास की तैयारी कराई जाती है। क्लास 10th के लिए मतलब बहुत ही बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, मतलब सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल है। तो आप ऐसे इसी पे क्लास कीजिएगा और आप अच्छे से आप नंबर लाइएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।